नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी 3 से 5 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी यमकेश्वर में डिग्री कॉलेज परिसर में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की जांच दोगुनी की जाएगी। राज्य में आने वाले लोगों की भी जांच के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है, कोरोना मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसके चलते यह फैसला लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बीती शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें मंडल, जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल थे, जिनके साथ सीएम योगी ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और अन्य विषयों के संबंध में बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि माह के प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाए, दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस और ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाए। थाना दिवस का आयोजन थाने पर और ब्लॉक दिवस का आयोजन ब्लॉक कार्यालय पर किया जाए। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। सोमवार से शुक्रवार तक जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन 1 घंटे की अवधि जनसुनवाई के लिए रखी जाए। इस समय में अधिकारी जनता से मिलें, शिकायतें सुने, मेरिट पर जो निस्तारण है वो करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने लाउडस्पीकर मामले पर कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर तत्काल उतार लिए जाएं। लाउडस्पीकर की आवाज उन परिसर से बाहर ना आए, नए स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ना दे। तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बीते कल हमने देखा कि देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ अहम बिंदु रहे? कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, और बोले लाउड स्पीकर पर उन्होंने काफी नियमों का पालन करने के लिए बात करी। आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी मौजूद थे। उसके बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बैठक की गई थी, उसमें यह निकल के सामने आया कि 5 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। हमें एक बीमारू प्रदेश के तौर पर मिला हुआ था, जिसकी स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता का माहौल था, दंगों की स्थितियां थी, दंगों की संस्कृति थी। ऐसे में टीम उत्तर प्रदेश ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्य संस्कृति तैयार किया है, और हमने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश एक दंगा मुक्त हो सकता है। योगी ने कहा, सीएम योगी ने कहा कि यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है, और यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी कहा कि मंडल, जनपद और तहसील एवं ब्लॉक स्तर के जितने भी अधिकारी थे, वह विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, अन्य विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की जाए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि माह के प्रत्येक प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा, दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस व ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाएगा। वहीं थाना दिवस का आयोजन थाने पर तथा ब्लॉक दिवस का ब्लॉक कार्यालय पर किया जाएगा आयोजन, जिसके अनुसार हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार होगा। सोमवार से शुक्रवार तक जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में हर दिन 1 घंटे की अवधि जन सुनवाई के लिए नियत की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि अधिकारी जनता से मिलेंगे, शिकायतें, समस्याएं सुनेंगे, मेरिट निस्तारण करेंगे। और लाउड स्पीकर उन्होंने बोला कि सीएम योगी ने कहा कि संवाद के माध्यम से ही हमने अनावश्यक रूप से लगाए हुए लाउड स्पीकर को हटाने की में सफलता पाई है। लाउड स्पीकर की आवाज संबंधित परिसर के भीतर ही रहेगी। सौहार्द के साथ हमने यह करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर को तत्काल उतार लिया जाए। लाउड स्पीकर को आवाज परिसर से बाहर न जाने पाए। उन्होंने कहा नए स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति न दें। और हमें एक बीमारू रूप में उत्तर प्रदेश मिला हुआ था, जिसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में समय लगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता को शासन की नीतियों का समुचित लाभ दिलाने और राज्य के समग्र विकास और प्रदेश की छवि बदलने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
है। उसके लिए उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, जिसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश बनाने में हमें इतना समय नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है और सामुदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है, यह एक बड़ी उपलब्धि है उनके पास। जी उन्होंने नितिन, तो यानी ये कह सकते हैं कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस एक्टिव मोड में वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, यानी कि जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ वो फैसला हो, लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ वो फैसला हो, या फिर प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए हो। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार योगी सरकार 2.0 जो काम कर रही है वो जनता के लिए काम कर रही है, जनता के बीच जाके काम कर रही है और अपने मंत्रियों से लगातार ये कह रही है कि जनता के पास जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग जनता के पास जनता जो थी वो मंत्रियों के पास जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि हर जगह कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और जो माहौल बना हुआ था वो काफी ऐसा माहौल था जिसमें जनता अपने आप को सेफ नहीं समझ रही थी। कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि हम अपनी बातों को रखें तो किसके सामने रखें, उनको थोड़ा सा भयभीत रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। अब लोगों के बीच में मंत्री जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, या कानून व्यवस्था को लेकर हो, और उस पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। सबसे अहम बात है कि जिस अधिकारी या जिस मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत मिल रही है उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। योगी 2.0 सरकार किसी को बख्श नहीं रही है, सबसे अहम बात है। और अगर जरा सी भी चूक होती है तो उस पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर हंटर चलता है योगी 2.0 का और कार्रवाई होती है। तो सबसे अहम बात यही कहा जा सकता है कि योगी 2.0 सरकार जो इस बार काम कर रही है, काम करने का सलीका एकदम अलग है और लोगों के बीच जाकर काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। और महिलाओं को लेकर जो अपराध बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है कि बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उस पर लगाम लगाया गया, अंकुश लगाया गया है और लगातार जो अपराधी सड़कों पर अपराध करते थे वो अब डर रहे, भयभीत हो रहे हैं और भूमाफिया जितने थे वह या तो वह भारत छोड़ के चले गए या तो वह जेल में। तो इन सबको भी जनता देख रही बाखूबी और इसको देखते हुए भी कार्यशैली को ही उनको धन्यवाद अदा कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो योगी सरकार 2.0 काम कर रही है वह बहुत सराहनीय काम बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक कई फैसले योगी आदित्यनाथ सरकार लेते हुए और उसी के बीच बीती शाम ये बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई तरह के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और वहीं यूपी में भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान हैं, लेकिन अब गांवों और शहरों में अघोषित कटौती की वजह से लोगों का हाल बुरा हो चुका है। आपको बता दें कि गांवों में 8 घंटे से ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है, तो वहीं कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं। गांवों में पूरी रात बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अघोषित कटौती से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 3615 मेगावाट क्षमता की इकाइयों के बंद होने से बिजली की उपलब्धता घट गई है। इस संकट के समय में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मान रहे हैं कि अघोषित कटौती की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। इसी के साथ बीते बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक अनपरा में 6, ओबरा में और हरदुआगंज में 4-4 दिन का कोयला बचा हुआ है। कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए मुरादाबाद मंडल की 8 यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया ताकि कोयला लाने वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा सके। तो लगातार कोयले का संकट बरकरार है और उसी के चलते बिजली आपूर्ति हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि कट लग रहे हैं, पावर कट लंबे लंबे लग रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त है, क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है, गर्मी बढ़ती जा रही है। नितिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, एक तरफ तो प्रदेश में कोरोना की मार, लोग एक बार फिर टेंशन में है, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी जिससे लोग परेशान हैं, और तीसरी तरफ अब ये बिजली के जो कट लग रहे हैं इसकी वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर कहां पर परेशानी हो रही है, क्यों आपूर्ति हो नहीं पा रही, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं, यदि आपको बताना चाहूंगा कि बिजली चोरी बंद ना हुई हो तो अभियंताओं पर होगी कार्रवाई। ये आज से और कल तक यह सघन जांच चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि प्रबंध निदेशक अनिल ढींगरा ने मुख्य अभियंता लेशा ट्रांस गोमती लेशा शिश गोमती लखनऊ बरेली अयोध्या व देवी पाटन जोन को सर्कुलर
भेजकर आदेश जारी किया है। उन्होंने वे कटे हुए कनेक्शन 28 यानी आज और कल 29 अप्रैल को सघन जांच करने के आदेश दिए गए। उन्होंने बताया कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अभियंताओं व कर्मचारियों को चेतावनी दी है, बकाया बिल पर 19 जिलों में कनेक्शन काटने के बावजूद बिजली चोरी करना बंद करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। इन्होंने पहले से आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में निगम के प्रबंधक अनिल डोगरा ने ये मुख्य अभियंता लेशा ट्रांसगोमती को यह आदेश जारी किया है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लखनऊ, बरेली, अयोध्या व देवी पाटन जोन को सर्कुलर भेजकर आदेश जारी किया है, वहीं कटे कनेक्शन 28-29 को सघन जांच की जाएगी। इस दौरान कटे हुए कनेक्शन के बकायेदारों को पर भी बिजली जलती रही मिली तो उसके संबंधित जेई लाइनमैन पर संविदा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में कार्रवाई की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मुख्यालय में पेश करनी है। मगर सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बिजली आपूर्ति जो हो रही है उसमें सबसे अहम रोल होता है कोयला का। कोयला आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए ये ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बिजली संकट बना हुआ है यह गर्मी में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कई चीजों को ऊर्जा विभाग के ने इसको काबू पाने की बात करी। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। AK शर्मा ऊर्जा मंत्री, उन्होंने मीटिंग करी थी, कल करी थी, परसों करी थी, लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कोयला की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और बिजली का जो उत्पादन होता है, क्योंकि 2100 और 2200 मेगावाट बिजली आपूर्ति देना चाहिए और वो 1900 मेगावाट बिजली आपूर्ति दे पा रहे हैं। तो सबसे अहम बात ये कहा जा सकती है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है और जिस तरह से बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है इसको कहीं ना कहीं जांचा परखा जा रहा है। मगर सबसे अहम बात यह है कि जो बिजली चोरी का मामला जो सामने आ रहा था उसको देखा जा रहा है, क्योंकि बिजली चोरी एक बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही थी जिसके वजह से ये आपूर्ति का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मगर आपको सबसे अहम बात बताना चाहूंगा नेहा जी की बिजली चोरी में कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का तालमेल रहता है, क्योंकि जहां पर 45 किलोवाट का ट्रांसफार्मर देना चाहिए उन कंपनियों के बाद 70 से 75 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगे हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड होता है, तारों पे सॉकेट होती है, तार जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, 11,000 पावर लाइन जो जाती है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आ जाता है। तो इनमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की मिली साठगांठ के चलते या ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ रहा। तो अब इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजली का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए केंद्र से उन्होंने डिमांड करी है और सूत्रों के मुताबिक से अगर बात करी जाए तो ये जानकारी मिल रही कि आने वाले समय में बिजली भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हो सकती है, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हो पा रहे मुहैया जिसको वो चला सके। लोगों को जिस तरह से बिजली उपलब्धता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तो इनको देखा जा रहा, जांचा जा रहा, परखा जा रहा, उसके बाद ही अब कोई ठोस नतीजा निकलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके बढ़ती गर्मी में जिस तरह से बिजली के बड़े बड़े कट लग रहे हैं उसकी वजह से लोग पूरी तरह परेशान हैं। और बीते कुछ दिनों से अगर गांवों की बात कर ली जाए तो 8-8 घंटे यहां पर बिजली मिल नहीं पा रही है और शहरों में भी हालात बुरे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और उधर यूपी में कोरोना के मामले अब बेकाबू होते जा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद के अलावा लखनऊ और आगरा में भी कोविड केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। प्रदेश में अब एक्टिव केसेस बढ़कर 1000 यानी उससे पार हो चुके हैं, 1384 हो चुके हैं। बात करें बुधवार की तो तीसरी लहर के बाद पहली बार 24 घंटे में 250 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। हालांकि इस दौरान 179 लोग रिकवर भी हुए हैं। बात करें लखनऊ की तो लॉ यूनिवर्सिटी और लमाट गर्ल्स कॉलेज के बाद अब कैथेड्रल और DPS स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कोविड रिपोर्ट में 18 नए लोगों के कोविड की जद में आने की पुष्टि हुई है और DPS और कैथेड्रल स्कूल को 29 अप्रैल तक एहतियातन बंद करवा दिया गया है। तो ताहिर सैफी हमारे संवाददाता इस खबर पर पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि पहले भी गाजियाबाद के कई स्कूल्स को इसके चलते बंद कर दिया गया था। अब कैथेड्रल स्कूल और DPS स्कूल को भी 29 अप्रैल तक के लिए एहतियातन बंद करवा दिया गया है।
देखिए, कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश में खासकर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटा हुआ है और दूसरा हिस्सा अगर इसकी बात की जाए तो हरियाणा से। दिल्ली से बड़ी तादाद में लोग जो है लखनऊ का सफर करते हैं और वापस लखनऊ से दिल्ली आते जाते रहते हैं, जिसके चलते अब लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण का खतरा जो है बढ़ गया है। अगर बात की जाए 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 18 नए मामले जो है लखनऊ में कोरोना संक्रमण के निकल कर सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर आ गया है। अलीगंज की बात की जाए तो अलीगंज में 6 जो है कोरोना संक्रमण मिले हैं। इसके साथ ही अलाहाबाद में जो है 3 कोरोना संक्रमण के मामले सामने निकल कर आए हैं, तो चिन्हट में 3 और मोहनलालगंज में 1-1 मामला निकल कर सामने आया है। इसके साथ ही बच्चों पर भी इस बार कोरोना संक्रमण जो अपना लगातार जो है प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कैथेड्रल स्कूल में 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो वहीं डीपीएस इंदिरा नगर में जो है 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही अधिक सुविधा पहले के मुकाबले बरतने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही हर जगह जगह सैनिटाइजर करने के अलावा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और इसके अलावा 2 गज की जो दूरी का पालन था वो कराने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि बढ़ता कोरोना संक्रमण का जो खतरा है इसको जो है टालने का काम किया जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों ने दूसरी डोज जो है वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो जल्द से जल्द लोग जो है दूसरी डोज ले ले, और जिन्होंने दूसरी डोज भी ले ली है वो अपनी बूस्टर डोज ले। यानी कि साफ है कि कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ताहिर, पहली, दूसरी या तीसरी वेव की भी अगर बात कर ली जाए तो जहां पर ज्यादा लोग भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो, ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो, वहां पर संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे स्कूल की ही बात कर लीजिए, स्कूल में काफी संख्या में बच्चे होते हैं, हालांकि एहतियात स्कूलों में बढ़ती जा रही है, लेकिन बावजूद उसके भी कोरोना स्कूल में एंटर कर चुका है, जिसके चलते कुछ स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। ऑफिस का भी हम समझे तो यही हाल होगा, क्योंकि वहां पर भी काफी संख्या में लोग जाते हैं और ऐसे में साथ साथ काम करना और उससे भी संक्रमण का जो खतरा है मुझे लगता है कि काफी बढ़ जाता है। देखिए, बिल्कुल नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को खुद जो है सावधानियां बरतनी होगी ताकि कोरोना संक्रमण को टालने का काम किया जा सके। अधिकारियों की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगह जो होती हैं उन पर जो है पहले से ही सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यही एक बड़ी परेशानी निकलकर सामने आ रही है, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों को चिन्हित कराने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कर रहे हैं, ताकि जो कोरोना संक्रमण की चौथी लहर जिसको कहा जा रहा है इसे कंट्रोल करने का काम किया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी और तीसरी लहर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने अपना कहर बरपाया, जगह जगह चिताएं जलती देखी गई, कब्रिस्तानों में लोग जो है रोते बिलखते हुए नजर आए थे। लेकिन और दूसरी तरफ अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों का आलम यह हो गया था कि लोगों को बेड नसीब नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ और मास्क को जो है खत्म किया गया, उसके बाद एक बार फिर से जो है चौथी लहर के तौर पर कोरोना संक्रमण, क्योंकि लोग तब बेफिक्र हो गए, लोग बेफिक्र हो गए और उनकी बेफिक्री या फिर कहें कि उनकी लापरवाही ने एक बार फिर कोरोना को बुलावा दिया है और कोरोना ने दस्तक दी है और एक बार फिर मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ताहिर, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते मामलों के चलते बार बार एफएम न्यूज भी अपने सभी दर्शकों से यही गुजारिश और अपील करता है कि आप कोरोना संक्रमण से अगर बचना चाहते हैं तो आप एहतियात जरूर बरतें। सैनिटाइजेशन आपको करना जरूरी है, 2 गज दूरी का पालन करना जरूरी है और सबसे ज्यादा अहम कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको मास्क जरूर पहनना है। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मुफ्त का सफर अब अगले महीने से खत्म होने जा रहा है। 301 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 1 मई 2022 से टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। तभी से इस पर सफर मुफ्त शुरू हो गया था, जो 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 4 पहिया वाहनों को एक तरफा टोल 600 रुपए देना होगा।
दो पहिया वाहनों को 300 रुपए और व्यावसायिक जो वाहन है उन्हें 945 रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर सिर्फ 3.5 घंटे में तय किया जा सकता है और इस पर वाहनों की अधिकतम जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है। तो ताहिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ताहिर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस पर अभी तक लोग मुफ्त सफर कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद, लेकिन अब ये मुफ्त सफर खत्म होने वाला, इसके लिए टोल की शुरुआत हो रही है। देखिए बिल्कुल नेहा जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की नई लाइफलाइन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो मुफ्त का सफर था वो 1 मई से जो है खत्म होने जा रहा है। 1 मई से जो है इस पर टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कंपनी चिन्हित की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बैठक हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया है कि 1 मई के बाद इस एक्सप्रेसवे पर जो है टोल वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे यानी जो ताज एक्सप्रेसवे है इसी के बराबर जो इस पर टोल टैक्स वसूलना जो है शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। 2 रुपए 45 प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है इस पर टोल टैक्स वसूलने को जो है काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर पहले ही टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गए हैं ताकि 1 मई से सब जो वाहन चालक इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे उनसे जो है टोल टैक्स वसूला जा सके। इसके साथ ही अगर इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 301 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर आसान पूर्वक जो है सफर करने के लिए बहुत ही स्मूथ इसको जो है बनाया गया है ताकि लोग आसानी से इस पर सफर कर सके और आसानी से अपनी जो मंजिल है इसको पूरी तरीके से पार कर आसानी अपनी मंजिल पर पहुंचा जा सके। अब तक इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 6 लेन के एक्सप्रेसवे को जो है बढ़ाकर 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ताकि लोग जो है आसानी से सफर करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच सके। 301 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर मात्र 3 घंटे 50 मिनट पर आप 301 किलोमीटर का आसानी का सफर जो है वो तय कर सकते हैं, जिसको लेकर बाकायदा तय सीमा निर्धारित करते हुए गति को भी निर्धारित कर दिया गया है ताकि कोई ओवर स्पीड से ना चल सके और हादसे जो एक्सप्रेसवे पर होते हैं उनको भी टालने का काम किया जा सके। नेहा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपका सफर जो है वो सुगम तो बनेगा ही, साथ ही साथ अब आपको टोल भी देना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।